मुख्यमंत्री को कभी किसी समुदाय का नाम लेके नहीं बोलना चाहिए। तो इसका मतलब आप प्रोवोक कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि हम यही करके असम जीत लिया, हम यही करके मध्य प्रदेश जीत लिए। भैया बंगाल नहीं जीत सकते। ये कोई नेचुरल चीज नहीं है, ये जरूर कोई इधर उधर किया है नेचुरल। आज बिहार बंगाल के रास्ते पर चल रहा है। किसी भी हालात में बिहार में गोधरा बनाने की किसी को इजाजत नहीं मिलेगी। बिहार में सुशासन बाबू के राज में हिंसा हुई, उसके बाद सियासी पत्थरबाजी भी शुरू हो गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार सरकार पर जोरदार प्रहार किया है, तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी पलटवार किया। सवाल यह है, क्या 2024 की जंग की जमीन तैयार हो रही है? पत्थर पॉलिटिक्स के पीछे है कौन? रामनवमी के दिन बिहार से बंगाल तक हिंसा हुई, पथराव हुआ और अब सियासी संग्राम भी जोरदार ढंग से जारी है। गृहमंत्री अमित शाह ने बिहार की नीतीश सरकार पर नवादा में हमला बोलते हुए साफ किया कि दंगाइयों को मौका मिलने पर बख्शेंगे नहीं। ये दंगा करने वालों को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। लेकिन अमित शाह के बयान पर सियासी वार करते हुए जेडीयू और आरजेडी ने बीजेपी पर पलटवार किया है। यह सत्य का फर्जीवाड़ा का पीएचडी है यह गृह मंत्री, और ये गैर जिम्मेदार तरीके से बिहार की छवि को बदनाम कर रहा है। अमित शाह जी को हमने कल भी कहा है, आज फिर कह रहे हैं, अमित शाह जी पटने में अभी से लेके 2024 के लोकसभा चुनाव तक पटने में रह जाए, अपना कार्यालय यहाँ खोल लें, लेकिन रिजल्ट उनको मिलेगा 0/0। आपको बता दें कि बीती रात सासाराम में बम ब्लास्ट हुआ था, जिसमें 6 लोग घायल हो गए थे। पुलिस के मुताबिक यह हादसा बम बनाते वक्त हुआ। इस मामले में भी 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उसी समय एसपी साहब और हमारे द्वारा सिचुएशन को नियंत्रित रखा गया है और शाम से ही भारी संख्या में फोर्स मजिस्ट्रेट डिपुटेशन हुआ है। इसके बीच बीच में शरारती लोग जो हैं उनके द्वारा बहुत सी अफवाहें फैलाई जा रही थी, उसमें से भी कुछ गिरफ्तारियां हम लोग के साइड से हुई हैं। बिहार में हिंसा के बाद कानून व्यवस्था की स्थिति का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि नालंदा में शांति व्यवस्था के लिए अर्धसैनिक बलों की तैनाती करनी पड़ी है। नालंदा में पैरामिलिट्री फोर्सेस की 9 कंपनियों को बुलाया गया है। इनमें आईटीबीपी, सीआरपीएफ की टुकड़ियां भी शामिल हैं। वहीं 80 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जो भी हिंसा हुई उसमें हम लोगों ने सख्त कार्रवाई की। रात में हम लोग लगातार रेड किए हैं और गिरफ्तारी की है। कल पूरी रात्रि रेड हुई है और 50 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी की गई है। इस बीच सासाराम में भी धारा 144 लागू कर दी गई है। अब तक नालंदा और सासाराम से 112 उपद्रवियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। इंटरनेट सेवा अब भी बंद है। सासाराम में 4 अप्रैल तक स्कूल भी बंद रहेंगे, जबकि अर्धसैनिक बल यहां भी तैनात हैं। हालात को समझते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पुलिस को अलर्ट रहने के लिए कहा है और अधिकारियों के साथ बैठक बुलाई है, जबकि मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान भी कर दिया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इस बीच नीतीश सरकार पर हमला बोलते हुए बिहार को बंगाल जैसा बनाने का आरोप मढ़ा है। आज बिहार बंगाल के रास्ते पर चल रहा है, जहां अमन चैन शांति भंग हो रहा है। मुख्यमंत्री लाचार दिख रहे हैं, मीडिया कुछ दिखा रहा है और वास्तु स्थिति और वो कुछ बोलते हैं। जाहिर है 2024 के आने तक सियासी संग्राम भी चरम पर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बिहार ही नहीं, बंगाल में भी हिंसा के बाद सियासी तनाव बढ़ता जा रहा है। बंगाल के बिगड़ते हालात के लिए बीजेपी ममता बनर्जी पर ठीकरा फोड़ रही है, तो टीएमसी भी हिंसा के लिए बीजेपी पर आरोप मढ़ रही है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या अब यह सियासी संग्राम और तेज होगा? पश्चिम बंगाल के हावड़ा में हुई हिंसा के बाद ममता सरकार और बीजेपी आमने सामने आ गई है।
2 दिन पहले देश का गृह मंत्री अमित शाह के साथ जाके मिलके आए और 2 दिन बाद 27 तारीख को वो गए गृह मंत्री अमित शाह से मिलने, और कल क्या होता है? कल दंगे शुरू हो जाता है। तो मैं सबको कहना चाहता हूं, आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए कि पहले ये जाते हैं, अमित शाह से मिलते हैं, फिर बंगाल में वापस आता है, बीजेपी का स्टेज में जाके मीटिंग करता है और बोलता है टीवी में नजर रखना, और अगला दिन दंगे होता है। तो कौन जिम्मेदार है इसके लिए? ममता बनर्जी पर प्रहार करते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कड़ा प्रहार किया है। ममता दीदी सो रही हैं, एक वर्ग को संरक्षण प्रदान कर रही हैं। ये दुर्भाग्य है कि एक राज्य की मुख्यमंत्री के नाक तले उनके संरक्षण में हिंदुओं पर हमला होता है और ममता बनर्जी मूक दर्शक बनकर खड़ी रहती हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांता मजूमदार आज जब हावड़ा की तरफ बढ़ रहे थे तो उनके काफिले को शहर के बाहर ही रोक दिया गया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुकांता ने ममता बनर्जी पर आरोप लगाया कि उनके ही इशारे पर ऐसे हालात बने हैं। पूरी तरीके से पॉलिटिकल साजिश है और टीएमसी के द्वारा किया गया पॉलिटिकल साजिश है। वर्तमान में बीजेपी नेता की हत्या के बाद तनाव के हालात बन गए हैं। पुलिस के पास ये इंफॉर्मेशन था और पुलिस ये सिग्नल दे रही थी कि हम लोग हट गए हैं, अब जो तुम्हारी मनमानी करना है करो। इस तरीके से पूरे इलाके के लोगों को दहशत के अंदर रखा गया है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद भी बीजेपी नेताओं की हत्या का मामला तूल पकड़ा था, तो वहीं अब एक बार फिर से बीजेपी नेताओं को निशाना बनाने का दौर शुरू हो गया है। दूसरी ओर संवेदनशील इलाकों में धारा 144 लागू है। केंद्रीय एजेंसियों की भी बिहार के हालात पर नजर है। दूसरी ओर महाराष्ट्र के संभाजी नगर में हालात काबू में तो हैं, लेकिन तनाव साफ दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उमेश पाल हत्याकांड के बाद माफियाओं पर लगातार कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है। एक तरफ माफिया अतीक अहमद सलाखों के पीछे है, पुलिस लगातार उससे पूछताछ कर रही है, तो इसी तरह के एक अन्य मामले में मुख्तार अंसारी की रातों की नींद उड़ गई है। ऐसा क्यों है, देखिए इस रिपोर्ट में। अतीक के खौफ का अंत। अब मुख्तार का नंबर। उत्तर प्रदेश में माफियाओं के ऊपर कानून का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है, मानो माफियाओं पर मुसीबतों का पहाड़ सा टूट पड़ा हो। जहां एक और अतीक अहमद को उमेश पाल अपहरण केस में सजा मिल चुकी है, वहीं दूसरी ओर मुख्तार अंसारी और उसके भाई पर भी अदालत जल्द ही बड़ा फैसला सुनाने जा रही है। आपको बता दें कि कृष्णानंद राय हत्याकांड से जुड़े मामले में मुख्तार अंसारी और बसपा सांसद अफजाल अंसारी पर 15 अप्रैल को कोर्ट फैसला सुनाएगी। गैंगस्टर मामले में मुख्तार अंसारी और उसके भाई अफजाल अंसारी के खिलाफ बहस पूरी हो चुकी है। इस मामले में सांसद अफजाल अंसारी जमानत पर हैं। गैंगस्टर मामले में कृष्णानंद राय हत्याकांड और वाराणसी के रुंगटा अपहरण और हत्याकांड को मिलाकर गैंग चार्ट बनाया गया था। मुख्तार अंसारी के मामले में कृष्णानंद राय की हत्याकांड के अलावा बनारस के नंद किशोर रुंगटा के अपहरण, उनकी हत्या किए जाने का मामला भी दर्शित किया गया और इस आधार पर आरोप पत्र आने के बाद उसका विचारण चला। दोनों ही पत्रावलियों में बहस पूर्ण होने के बाद पत्रावली 15 अप्रैल 2023 के लिए जजमेंट हेतु नियत कर दी। विधायक कृष्णानंद राय हत्याकांड और रुंगटा अपहरण कांड को लेकर मुख्तार अंसारी पर गैंग चार्ट बनाया गया था। वहीं अफजाल अंसारी के खिलाफ केवल कृष्णानंद राय हत्याकांड को लेकर गैंग चार्ट बनाया गया था। उसी पे पिछले 2 दिनों से यानी 31 मार्च और 1 अप्रैल को बहस हुई थी, जिसमें आज बहस फाइनल हुई है। आपको बता दें कि कृष्णानंद राय हत्याकांड पर गैंग चार्ट बनाया गया था। गैंगस्टर के मामले में अंसारी बंधु के खिलाफ एमपी एमएलए कोर्ट में बहस पूरी हो चुकी है। 2005 में बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय समेत 7 लोगों की हत्या हुई थी।
इस हत्याकांड को मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के बसनिया चट्टी पर अंजाम दिया गया था। 2007 में गैंगस्टर एक्ट के तहत अफजाल अंसारी, मुख्तार अंसारी और एजाजुल हक पर मुकदमा दर्ज हुआ था। दूसरी ओर माफिया अतीक अहमद की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। अतीक के बेटे उमर पर लखनऊ के कारोबारी को देवरिया जेल ले जाकर मारपीट के मामले में आरोप तय होने हैं। सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने इस मामले में अतीक और उमर की अर्जी भी खारिज कर दी गई है। अब माफिया अतीक अहमद और उसके बेटे उमर पर आरोप तय होंगे। मामले की एफआईआर 28 दिसंबर 2018 को लखनऊ के कृष्णा नगर थाने में दर्ज हुई थी। इस बीच अतीक के एक और शागिर्द को एसटीएफ ने धर दबोचा है। कौशाम्बी के रहने वाले शाहरुख को धुमनगंज से तमंचे और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया है। एसटीएफ को शक है कि अतीक के बेटे के कहने पर ही शाहरुख ने अरमान के भाई को शाइस्ता से 50,000 रुपए लेकर दिए थे। इससे पहले अतीक अहमद के बहनोई अखलाक को भी मेरठ से प्रयागराज पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस को अखलाक की कई समय से तलाश थी। पुलिस को उम्मीद है कि उमेशपाल हत्याकांड में उससे अहम जानकारियां मिल सकती हैं। इस बीच माफिया अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी के आरोपों पर मंत्री नंद गोपाल ने पलटवार किया है। उमेशपाल हत्याकांड के बाद माफिया अतीक की बहन ने मंत्री पर पैसों को लेकर आरोप लगाया था। शाइस्ता परवीन नाथ के ऊपर 5 करोड़ रुपए का आरोप लगाया था। इसकी फिलहाल अतीक अहमद उमेशपाल अपहरण कांड में साबरमती जेल में सजा काट रहा है। उसे उम्र कैद की सजा मिली है, जबकि उमेशपाल हत्याकांड में उसका पूरा परिवार जांच के घेरे में है। जाहिर है दहशत फैलाने वाले माफियाओं को कानून एक एक कर उनके गुनाहों की सजा सुना रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अगर हम आपसे यह कहें कि भारतीय गृह मंत्री ने जो बात कही, अमित शाह ने जो बात कही, वो बात पाकिस्तान की जम्मू कश्मीर ने विधानसभा ने उस पर मुहर लगा दी है, तो क्या आप यकीन करेंगे? बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि पाकिस्तान के जम्मू कश्मीर में जो शारदा पीठ कॉरिडोर है, उसे भी करतारपुर कॉरिडोर की तर्ज पर खोला जाए, और पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर की विधानसभा ने उस पर मुहर भी लगा दी है। शारदा पीठ को भी जल्दी से यात्रा के लिए खोल दिया जाए। अब आप कॉरिडोर की बातें कर रहे हैं और अमित शाह ने जो बात की आप उसको ही रीइंफोर्स करें, मेरी समझ से ये बालातर है। गृह मंत्री अमित शाह ने जो ऐलान किया, पीओके में सेम टू सेम वैसा ही होगा। पीओके में पाकिस्तान का प्लान फेल हो गया। सरहद पार के कश्मीरियों ने जितनी बार अमित शाह का जिक्र किया, इस्लामाबाद की फिक्र बढ़ने लगी। भारत में ऑब्वियसली इस पे बातचीत भी हो रही है कि देखिए उन्होंने भी अमित शाह की जो प्रपोजल थी उसको कबूल कर लिया है। पाकिस्तान की टेंशन बढ़ाने वाली पूरी खबर समझिए। पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके ने पाकिस्तान को ही बड़ा शॉक दिया है। पीओके की कथित असेंबली में शारदा कॉरिडोर खोलने का प्रस्ताव पारित हुआ है। प्रस्ताव में कहा गया कि जम्मू कश्मीर के लोगों को शारदा पीठ यात्रा की अनुमति मिलनी चाहिए। हिंदुओं को पीओके में मौजूद धर्म स्थलों की यात्रा करने का अधिकार मिले। इससे पीओके में टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा और लोगों को फायदा भी होगा। पीओके से आई ये खबर असल में होम मिनिस्टर अमित शाह के बयान का रिएक्शन है। 22 मार्च को जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में एलओसी के पास 75 साल से बंद शारदा मंदिर खुला था। तभी शारदा बचाओ समिति की तरफ से कॉरिडोर की डिमांड की गई थी। अगर एजे के असेंबली ने ये पारित किया है रेजोल्यूशन, मैं इसका वेलकम करता हूं। दोनों तरफ से सिविल सोसाइटी इसका वेलकम करती है। मेरे सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि हाँ भारतीय सरकार बिल्कुल इस पे विचार विमर्श करेगी और हमारी स्ट्रगल 2006 से चल रही है। हमारी पत्रावली जो है कॉरेस्पॉन्डेंस विद गवर्नमेंट डेट्स बैक टू 2006 एंड दिस नथिंग न्यू एंड वी आर वेरी हैप्पी टुडे। रविंद्र पंडिता जी ने कहा है कि करतारपुर कॉरिडोर के पेटर्न पर शारदा पीठ को भी जल्दी से यात्रा के लिए खोल दिया जाए। भारत सरकार निश्चित ही इस दिशा में प्रयास करेगी। 75 साल बाद पीओके में माता का जयकारा लगने वाला है। पीओके से ऐसी खबरें आने की वजह है पाकिस्तान में आटा और खाने पीने के लिए होने वाली भगदड़। पीओके का कश्मीरी अपना फ्यूचर पाकिस्तान नहीं बल्कि हिंदुस्तान के साथ देखता है और ऐसे प्रस्ताव के पास होने की खबर से इस्लामाबाद हैरान है।
उन्हें लगता है कि ऐसी खबरें पीओके को दिल्ली के और करीब ले जाएंगी। जो कश्मीरी हमारे बहन भाई हैं तो आज जम्मू कश्मीर में जो असेंबली में बैठे हुए हैं ख़ास तौर पर, तो खुदारा थोड़ा सा सोच समझ के जो भी आप काम करें, सोच समझ के कि उसकी इम्प्लीकेशंस क्या हैं। ये आपका जो प्रिंसिपल एक मौक़िफ़ है कश्मीर को, उसको ये करारदाद कमज़ोर करती है। पीओके के प्रस्ताव की क्रोनोलॉजी समझिए। सबसे पहले इंडिया से एक प्रस्ताव आता है और फिर पीओके में बैठा कश्मीरी उसे पास कर देता है। इस्लामाबाद को कोई पूछता तक नहीं। हमारा लक्ष्य जो सर्वज्ञ पीठ है, शारदा पीठ हमारी, जो अभी नीलम घाटी में है, उसको खुलवाने की हम चाहते हैं कि दोनों तरफ से राहदारी खुले। पीओके में कॉरिडोर का स्टेटस है कमिंग सून, यानी जल्दी ही ये शुरू हो सकता है। पीओके से आए प्रस्ताव के बारे में एक और हैरान करने वाली बात आई है। शारदा पीठ कॉरिडोर को खोलने का प्रस्ताव पाकिस्तानी नेता शेख रशीद की पार्टी की तरफ से दिया गया है। ये वही नेता हैं जो अक्सर परमाणु बम पर उल्टे सीधे बयान देते हैं। अब ये हमारे जो माशाल्लाह मेंबरान हैं और ये सारे कश्मीरी हैं, मैं तो हैरान हो गया। और ये कश्मीरी ये जो प्रपोजल या ये जो आइडिया आया, ये अवामी मुस्लिम लीग जो शेख रशीद अहमद साहब की है, उनके पार्टी के एक मेंबर हैं, बट मुझे नाम उनका इस वक्त याद नहीं आ रहा, उन्होंने ये प्रपोजल रेजोल्यूशन पेश की और सब ने उसको मुतफ़िक़ा तौर पे वो भी कर लिया। जब पीओके और हिंदुस्तान के बीच कॉरिडोर शुरू करने वाला माहौल बन गया है, इसे पीओके पर पाकिस्तान के अवैध कब्जे का दी एंड होने की शुरुआत माना जा रहा है। कश्मीरी पंडित समुदाय को ये उम्मीद है कि दोनों देश राजनीति से ऊपर उठकर श्रद्धालुओं के लिए इस कॉरिडोर को खोलना सुनिश्चित करेंगे। वहीं ये भी उम्मीद की जा रही है कि दोनों देशों के लोगों को आपस में जोड़ने के लिए ये एक नई शुरुआत होगी। कैमरा पर्सन फाम मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया। जी न्यूज़।